आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजनीतिक दलों के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। राजनीतिक दलों को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उनमें पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है संस्थात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत ये मानता है कि राजनीतिक दल व्यवस्था के संस्थात्मक परिवेश से उत्पन्न होते हैं। यानी किसी राजनीतिक व्यवस्था में जिस तरह की संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं के अनुरूप ही दलीय प्रणालियां विकसित होती है। पीटर मर्कल ने अपनी किताब मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 3 संरचनाओं को राजनीतिक दलों की संरचनाओं के लिए उत्तरदायी या उसके स्वरूप के लिए उत्तरदायी माना है। पहला है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का स्वरूप जिस तरह का होगा उसी तरह की दलीय व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था में पनपती है। अगर पार्लियामेंट द्विसदनात्मक है और उसमें विभिन्न तरह के दल हो सकते हैं। अगर पार्लियामेंट किसी विद इन आइडियोलॉजी, एक ही आइडियोलॉजी के अंदर ही कोई पार्लियामेंट है तो फिर वो वन पार्टी डोमिनेशन वाला सिस्टम हो सकता है। दूसरा जो संरचना है वो है कार्यपालिका या कार्यपालिका सत्ता का छितराव। अगर कार्यपालिका की जो सत्ता है वो एक ही हाथों में है, केंद्रित है, तो दलों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी। लेकिन कार्यपालिका की सत्ता बहुत सारी, यानी कार्यपालिका का अगर स्वरूप विशालमय है, बड़ा है, यानी मंत्री जी, इसको बहुत कॉमन भाषा में अगर मैं कहूँ, सामान्य भाषा में कहूँ कि अगर मंत्रियों की संख्या किसी कैबिनेट में बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत में होता है, तो वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों की संख्या भी उसी अनुरूप ज़्यादा होती है। कार्यपालिका की सत्ता का जितना छितराव होगा, बिखराव होगा, उतनी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ पनपेगी। तीसरी है निर्वाचन प्रणालियाँ। निर्वाचन किस तरीके से होता है? निर्वाचन अगर कुछ बहुत तगड़े प्रतिबंधों के साथ होता है तो राजनीतिक दल कम होंगे, लेकिन निर्वाचन प्रणाली एक मुक्त प्रणाली की तरह कार्य कर रही है तो दलों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार संस्थात्मक सिद्धांत जो है राजनीतिक दलों की व्यवस्था के या उसके स्वरूप को संस्थात्मक परिवेश से उत्पन्न मानता है। दूसरा जो सिद्धांत होता है वह ऐतिहासिक संकट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक संकटों से निपटने के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। ला पालम्बारा और विनर ने 3 ऐतिहासिक संकटों का जिक्र किया। पहला संकट होता है वैधता का संकट, लेजिटिमेसी का संकट। जब कहीं ये बात ये है कि मान लो कहीं रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, जैसे चाइना में माओ ने क्रांति की। उस क्रांति के बाद जो सत्ता स्थापित होती है, उस सत्ता को जनता से और दूसरे देशों से वैधता, लेजिटिमेसी प्राप्त करनी होती है, और वो लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए उसे नीचे तक अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए दल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर दलों का निर्माण उस रूप में होता है। दूसरा है सहयोगिता का संकट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चूँकि अकेले नहीं चल सकती, उसको सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उस सहयोग के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज़ का निर्माण होता है। और प्रादेशिक एकीकरण का संकट, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो एकीकरण, यूनिफिकेशन का संकट होता है, उस कारणों से राजनीतिक दल बनते हैं या बिगड़ते हैं। आप इस रूप में भारत में जो कांग्रेस का उदय है उसको इस सिद्धांत के अनुरूप देख सकते हैं, जहाँ पर जो अंग्रेजी शासन के समय जो अंग्रेजी शासन से लड़ने का एक संकट था, अंग्रेजी शासन के समक्ष जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैधता का जो संकट था, सहयोगिता का जो संकट था, या एकीकरण का जो संकट था, इन सब कारणों से कांग्रेस का निर्माण 1885 में भारत में हुआ था। तीसरा जो सिद्धांत है वो संस्कृति आपत्ति स्पष्टीकरण सिद्धांत, या जिसको परिव्याप्त सिद्धांत भी कहा जाता है। डुवर्जर, मैक्स वेबर और डाल्डर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये कहते हैं कि राजनीतिक दल एक समुदाय नहीं होता, बल्कि स्वयं एक कम्युनिटी नहीं होता, बल्कि अनेक समुदायों का संग्रह होता है।
क्योंकि वह किसी एक जगह विशेष पे ही नहीं पनपता है, वो पूरे देश में अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से फैला होता है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ी कम्युनिटी होती है जिसके भीतर कई सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, या उसके कई सारे सेल्स होते हैं, कई सारे उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ये सिद्धांत जो है वह राजनीतिक गुटबाजी का अध्ययन करता है। जैसे आप भारत जैसे देशों में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी संरचनाओं को अगर आप देखें तो वो पर्याप्त सिद्धांत के अनुरूप है, क्योंकि वो उनका स्ट्रक्चर जो है, जैसे कांग्रेस का है या भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर जो है, वो नीचे के लेवल तक जब फैला हुआ होता है तो वहाँ पर स्थानीय राजनीतिक गुटबाजी पनपती है। क्योंकि वहाँ एक ही पूरे इतना बड़ा आकार होता है, इतना बड़ा स्वरूप होता है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि केवल एक कुछ लोग उसको पूरी तरह गाइड नहीं कर या कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नीचे के स्तर पर राजनीतिक गुटबाजी पनपती है। फिर उस दलों के अंदर कई आनुषंगिक संगठन काम करने लगते हैं, कई अलग अलग सेल काम करने लगती हैं। जैसे हर राजनीतिक दल के अपने बौद्धिक संगठन होते हैं, अपने मजदूर संगठन होते हैं, अपने किसान संगठन होते हैं। तो कई सारे संगठन जो हैं वो उस एक पॉलिटिकल पार्टी के भीतर पनपने लगते हैं। और ये जो अलग अलग सेल्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, इनमें एक आधारभूत एकता तो होती है लेकिन इनके बीच में गुटबाजी भी पनपती है। तो ये डुवर्जर वगैरह का सिद्धांत है। ये मेरे ख्याल से आप समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसको ये समझ लें कि संस्कृति आबद्ध स्पष्टीकरण सिद्धांत ये कहता है कि राजनीतिक दल एक समुदाय नहीं बल्कि कई सारे समुदायों का संग्रह होता है। किसी एक समुदाय के लोग ही उसमें नहीं होते, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। और फिर राजनीतिक दल का फैलाव बहुत होता है, उसके कई आनुषंगिक संगठन होते हैं जो उसके अंदर कार्य करते हैं। इसलिए कोई एक तरह की संस्कृति या से राजनीतिक दल संचालित नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर कई सारी संस्कृतियां कार्य कर रही होती हैं। पुनः संरेखन सिद्धांत, ये सिद्धांत राजनीति के अध्ययन में मुख्यतः अभिजन वर्ग की भूमिका को रेखांकित करता है। यानी ये कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ एलीट होते हैं, कुछ अभिजन, कुछ प्रभावशाली, अभिजन का अर्थ है प्रभावशाली लोग, कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं जो पूरे दल को खींचते हैं, ढोते हैं। उन्हीं की भूमिका दल में महत्वपूर्ण होती है। जैसे अपने यहाँ भारत की राजनीति में हाई कमान शब्द चलता है, तो ये हाई कमान वाली जो कल्चर है, ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर कुछ एलीट हैं, कुछ अभिजन हैं, कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो उस पूरे पॉलिटिकल पार्टी को नियंत्रण में रखकर चलाते हैं। बर्नहीम, सैंडविस्ट आदि ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर एक सिद्धांत है जिसे विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत ये मानता है कि राजनीतिक दल जो है वह आधुनिकीकरण का परिणाम है, मॉडर्नाइजेशन का परिणाम है। जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होता है वैसे वैसे दलों का भी विकास होता जाता है। सैमुअल हंटिंगटन ने ये थ्योरी दी है। ये थ्योरी बेसिकली ये कह रही है कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आता है, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होने का मतलब है कि जो किसी जो संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जितने ज़्यादा डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक होते जाएंगे वे उतने ही वो आधुनिक होते जाएंगे। और लोकतांत्रिक होने का मतलब ये है कि वह चयन की आज़ादी देता हो, वह विकल्प की आज़ादी देता हो। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विकास होगा वैसे वैसे विकल्प की आज़ादी के लिए या चयन की आज़ादी के लिए कई सारे दलों का निर्माण व्यवस्था के भीतर होने लगता है। यानी वह एक दलीय व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था की ओर बढ़ने लगता है। तो ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक है कि जितने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेवलपमेंट होगा, जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी पॉलिटिकल सिस्टम में बनेगी, वहाँ उतना ही आधुनिकीकरण होगा और डेमोक्रेसी का विकास होगा। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आता है डेमोक्रेसी का विकास होता है। डेमोक्रेसी के विकास होने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज़ का विकास होना, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जन्म होना।
फिर एक सिद्धांत है जिसे सामाजिक समूह सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत पीटर मर्कल ने दिया है। इसके अनुसार विभिन्न सामाजिक समूह से राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। भारत के संदर्भ में पीटर मर्कल का ये जो सिद्धांत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ विभिन्न धर्म या जाति आधारित सामाजिक समूहों से उभरी है। जैसे मैं लेटेस्ट मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन लेटेस्ट उदाहरण अगर आप देखें, जैसे बीटीपी है, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, जिसका राजस्थान, हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात के बॉर्डर एरिया में, ट्राइबल एरिया में जिसका विकास है, और 2 सीटें विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में जिनकी है, बीटीपी। तो ये कहाँ से उभरी है? ये ट्राइबल जो हमारा सोशल ग्रुप है उससे ये पॉलिटिकल पार्टी विकसित हुई। इसी तरह काशीराम जी ने बामसेफ का गठन किया था, जो रेलवे कर्मचारियों की एक यूनियन के रूप में पहले गठित हुई, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग थे उनके रूप में, और फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गई, बहुजन समाज पार्टी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो जाति या जनजाति या अल्पसंख्यकों के वर्ग, इनसे, इन सामाजिक आधारों पर जो पॉलिटिकल पार्टीज विकसित होती है, तो ये सामाजिक समूह सिद्धांत कहलाता है, जो पीटर मर्कल ने दिया है। फिर एक सिद्धांत है जिसे संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। जब आपने प्रीवियस में ग्रेजुएशन में गैब्रियल आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल पढ़ा होगा, उस मॉडल में इनपुट के रूप में राजनीतिक दलों के 3 कार्य आमंड बताता है। एक तो हित समूहीकरण। हित समूहीकरण का मतलब मांगों को इकट्ठा करने का काम। समाज में विभिन्न तरह की मांगें जो लोग रखते हैं, वो मांगें राजनीतिक दलों के माध्यम से रखी जाती है, और उस स्टेज पे सबसे पहले बात होती है कि मांगों को, जो जिनकी मांगें समान हैं, उन लोगों को एकत्रित करना, उनको समूहबद्ध करना, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में गठित करना, ये पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम होता है। दूसरा है हित स्वरूपीकरण, कि जो मांगे हैं उनका स्वरूप तय करना, कि वो मांगे किस रूप में सरकार तक या व्यवस्था तक पहुंचाई जाएगी। ये भी कार्य पॉलिटिकल पार्टी करती है। फिर राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती। पॉलिटिकल पार्टीज फिर उन मांगों के लिए अन्य लोगों को जागरूक करती है, उन्हें अपने साथ मिलाती है, और इस तरह से वह अपने पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ जब लोगों को जोड़ती है, तो लोगों का राजनीतिक सामाजिकरण होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है, राजनीति के प्रति उनमें चेतना पैदा होती है, और राजनीति के अंदर उनकी एक तरह का रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है। ये संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत है। संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत के साथ ही ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल भी आपने पढ़ा होगा, व्यवस्था सिद्धांत, जिसमें रूपांतरण के कार्य में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका ईस्टर्न बताता है, जिसमें मांगों को, मांग जो इनपुट के रूप में आती है, उसको आउटपुट के रूप में जब बदला जाता है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेसिकली आप ये समझें, दोनों ही जो मॉडल हैं, ईस्टर्न के इनपुट आउटपुट मॉडल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल जो आमंड का है, उन दोनों में महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों ये बात समझा रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका इस रूप में होती है कि वह लोगों की डिमांड को पैदा करते हैं। क्योंकि लोग सुषुप्त होते हैं, वह उनके मन में कई सारी बातें होती हैं, कई सारी डिमांड्स होती हैं उनकी, लेकिन वो उस डिमांड को व्यवस्था तक कैसे पहुंचाए, उनकी आवाज़ व्यवस्था तक कैसे पहुंचे, वो अकेले नहीं कोई अकेला आदमी तो पहुंचा नहीं सकता, तो उन्हें एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी ही वो ग्रुप होता है जो लोगों की मांगों को एक साथ इकट्ठा करता है और उन मांगों से जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी इकट्ठा करता है। इसको यूँ समझे कि मान लो मैं कोई सरकार से कोई डिमांड रखना चाहता हूँ, मेरी कोई डिमांड है, लेकिन मैं अकेला हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे ही कोई दूसरे भी सोच रखने वाले लोग हैं क्या दूसरे लोग भी ऐसे चाहते हैं क्या। तो पॉलिटिकल पार्टी से अगर मैं जुड़ता हूं तो पॉलिटिकल पार्टी मेरी डिमांड के अनुरूप जो दूसरे लोग हैं उनको एकत्रित करके उस डिमांड को एकत्रित करती है, समूहबद्ध करती है, और उसकी फिर उसको उस व्यवस्था तक उसको कैसे पहुंचाना है इस कार्यक्रम को तय करती है, उसके स्वरूप को तय करती है। और जब वो सारे लोग जो उस डिमांड को किसी विशेष मांग के साथ में हैं, उसका समर्थन करते हैं,
वो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में जुड़ते हैं तो उनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है, राजनीति के प्रति उनमें चेतना पैदा होती है, राजनीति के अंदर वो भाग लेने के लिए आगे आते हैं, इस तरह से उनकी भर्ती होती है। और ये डिमांड जब व्यवस्था के पास आती है तब व्यवस्था उन डिमांड्स पर विचार विमर्श करती है, व्यवस्था मतलब सरकार विचार विमर्श करती है और उन डिमांड जो इनपुट के रूप में उसके पास आ रही है उसको नीतियाँ बनाकर, कानून बना करके आउटपुट के रूप में समाज में वापस देती है। तो ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए विभिन्न सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू वेरी मच।